हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए घटना चक्र के अर्थव्यवस्था सेक्शन को देखेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। उसके बाद है, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है। रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। इसका मतलब है कि भारत अत्यधिक मात्रा में आयात करता है उर्वरकों को। इसके बाद कुछ वस्तुएं और उनके स्थल दिए हुए हैं जहां पर इनका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। तो पर्ल फिशिंग के लिए तूतीकोरिन फेमस है। तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। ऑटोमोबाइल्स के लिए पुणे प्रसिद्ध है, यह महाराष्ट्र में है। पोत निर्माण के लिए मार्मुगोवा प्रसिद्ध है, यह गोवा में है। इंजीनियरिंग सामान पिंजौर में बनाए जाते हैं, यह हरियाणा में है। इसके बाद है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। इसके बाद है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो कि पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और उसके साथ ही राउरकेला स्टील प्लांट जो कि ओडिशा में है, यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके बाद है, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया है। बीएसएनएल की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। इसके बाद कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उसके लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं उनके बारे में दिया गया है। तो उर्वरक उत्पादन के लिए आंवला बरेली प्रसिद्ध है, यहाँ पे उत्पादन होता है। इसके बाद है रबड़ उत्पादन के लिए मोदी नगर मेरठ प्रसिद्ध है। पॉलीफाइबर इसके लिए बाराबंकी प्रसिद्ध है। विस्फोटक कारखाना इसके लिए कानपुर प्रसिद्ध है। इसके बाद है, सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रिभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसको वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था, यह एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। इसे कांडला में स्थापित किया गया था। इसके बाद है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग है भारत में। यह अत्यधिक सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। श्रम गहन उद्योग अगला पॉइंट, श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है, अर्थात इसे श्रम गहन क्षेत्र होते हैं जिसमें मानव संसाधन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें जैसे भारी कारखाने या फिर खान, ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत, श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ ही सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। इसके अगला पॉइंट है, कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा रोजगार देता है कृषि, उसके बाद कपड़ा उद्योग दूसरे नंबर पे आता है रोजगार देने के मामले में। फिर जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु है। तो जूट के सामान के लिए टीटागढ़ और रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए बेंगलुरु प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, ऊनी वस्त्र मिल, ऊन उद्योग का लगभग 40% पंजाब में है और पंजाब में अधिकांश ऊनी वस्त्र मिलें
लुधियाना, अमृतसर एवं गुरदासपुर में हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग है। तो सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का भारत में विकास हुआ था। अगला पॉइंट है, अखबारी कागज़ के उत्पादन के लिए भारत नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपानगर प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। देवास में करेंसी नोट छापे जाते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है। इसके बाद है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। यह खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्यम है। अगला पॉइंट है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तो सर्वप्रथम योजना आयोग को देखते हैं। योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और यह सलाहकारी निकाय था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या क्या थे, किस लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दूसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना, तीसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, चौथा है गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, पाँचवा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, छठवां है निवेश एवं पूंजी निर्माण, सातवां है आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी, और आठवां है समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास। तो अगला पॉइंट है, पंचवर्षीय योजना की अवधि, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1951 से 56 थी, जो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। तो अगली पंचवर्षीय योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। यह 1955 से 1961 तक चली। यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों को ज़्यादा ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली थी, में आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तवान बनने पर बल दिया गया था। वर्ष 1966 से 69 के काल को योजना अवकाश का नाम दिया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना यह 1969 से 74 तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। अगला पॉइंट है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978-79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय से एक वर्ष पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का केंद्र बिंदु है तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना के मुख्य निर्धारित लक्ष्य थे GDP दर 8% हो, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% हो। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया था और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अर्थात उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की विकास और उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से 1956 तक चली थी। इसका लक्ष्य 2.1% की वृद्धि प्राप्त करना था, लेकिन इसकी वास्तविक उपलब्धि 3.6% थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5 था और उसकी उपलब्धि
4.3% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन इसकी वास्तविक उपलब्धि 2.8% थी। चौथी योजना का लक्ष्य 5.7 था और इसकी वास्तविक उपलब्धि 3.3% था। पाँचवीं योजना का लक्ष्य 4.4% था, लेकिन वास्तविक उपलब्धि 4.8%। छठी योजना लक्ष्य 5.2% और उपलब्धि 5.7%। सातवीं योजना लक्ष्य 5%, उपलब्धि 6%। आठवीं योजना लक्ष्य 5.6% और उपलब्धि 6.8%। नवीं योजना का लक्ष्य 6.5% और उपलब्धि 5.4%। 10वीं योजना का लक्ष्य 8% और उपलब्धि 7.6%। 11वीं योजना का लक्ष्य 9% और उपलब्धि 8% थी। पहली तीन योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे और चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद की सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा। अब हम इसके बाद नीति आयोग को देखेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक के रूप में है। नीति आयोग को उसके पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुख तथा दक्ष संस्था माना जा रहा है। नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो नीति आयोग का पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा उद्देश्य है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। चौथा उद्देश्य है आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मिलन को सुनिश्चित करना। पांचवा उद्देश्य है समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। अगला उद्देश्य है रणनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। अगला उद्देश्य है महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना। अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा अन्य साझेदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थक प्रणाली का विकास करना। अगला उद्देश्य है विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना। अगला पॉइंट है कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना। अगला पॉइंट है अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत एवं न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करे तथा हितधारकों तक उसका प्रसार करे। अगला पॉइंट है आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन एवं निगरानी करना। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना। इसके बाद हम लोग नीति आयोग की संरचना को देखते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो नीति आयोग में सबसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके शासी परिषद में सभी राज्यों एवं विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। ये विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होंगी। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष, विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे।
पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित लोग होंगे। एक उपाध्यक्ष होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य होंगे और अंशकालिक सदस्य होंगे, जिसमें अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। इसमें पदेन सदस्य के रूप में भी लोग शामिल होंगे। इसके अंतर्गत अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे, जिन्हें भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, जिसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार सचिवालय भी इनको प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना में देख लेते हैं कौन कौन लोग शामिल हैं। इसमें अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष सुमेन बेरी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके श्री BVR सुब्रमण्यम हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में हैं डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पॉल, डॉक्टर अरविंद वीरमानी। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद को देखेंगे। तो योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। यह एक संविधानेतर निकाय है। यह इसका विवरण संविधान में नहीं दिया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री। इसमें योजना आयोग के सभी सदस्य और केंद्रीय मंत्री परिषद होगी। इसके कार्यों में है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा। भारतीय संविधान में नियोजन। भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्वों जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39 व 46 हैं से प्राप्त होती है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 20 में मिलता है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।